सभी को नमस्कार। डीबीटी की सीरीज़ में ये अगला वीडियो है आपका। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पार्ट 2, दैट इज़ कुछ टॉपिक्स मैंने ले लिया, उसको तो देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव पॉइंट्स मैंने बताया। बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन एज इट इज़ सीएसआर का जो सिलेबस है यहाँ पे भी सेम है। आप अगर थोड़ा बहुत देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न जो है, लगभग हर एक साल 20 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन एन एवरेज। जो अभी यहाँ पे 2022-21 में देख सकते हैं 40 से 40 से भी ज़्यादा सवाल बायोकेमिस्ट्री पोर्शन से आया है, खाली इतना ही पोर्शन से। अब हमें आज जो करना है, आज हम एंजाइमोलॉजी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम लोगों ने बात कर लिया कोवेलेंट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन्स एंड उसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड के। न्यूक्लिक एसिड का संजय सर ने भी वीडियो बनाया, यू कैन गो अहेड विद दैट। उसके साथ साथ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा डिस्कशन होगा दैट इज एंजाइमोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू एंजाइम, एंजाइमेटिक रिएक्शन, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि 2024 में जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है और एक्सपेक्टेड 2025 में क्या सवाल पूछने का प्रोबेबिलिटी है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ये शॉर्ट टॉपिक आपको मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन बहुत आसान आएंगे। फिर से 2-4 पॉइंट मैं आपके सामने फिर से मैं बताना चाहूँगा। और सेम चीज़ की एक एक पॉइंट में यहाँ पे जैसे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन विल भी बहुत, आप कह सकते हैं क्वेश्चन विल बी इंफॉर्मेटिव टाइप एंड इजी। अब अगर इस लेवल का क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत आपको आता है, आप आराम से करके निकल जाएंगे। सो इजी होगा, इजी से मॉडरेट, मैक्सिमम टफ़ कभी नहीं होगा। डीबीटी कभी टफ क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। मैक्सिमम मॉडरेट लेवल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, फॉलोड बाय, अगर आप थोड़ा बहुत देखें इसका जो क्वेश्चन पैटर्न है, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको नेट बोला जाता है। ऐसे ऑप्शन बेस्ड नेट तो नहीं पूछा जाएगा, दैट इज़ एमसीक्यू, नेट बोलना गलत बात होगा। सो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंजाइम काइनेटिक्स में सबसे जो ध्यान रखना पड़ेगा, एक एक करके मैं बताऊंगा आपको। न्यूमेरिकल के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप रिवीजन जो नोट्स आप खुद बनाते हैं उसको एक बार काइंडली देख लीजिए। न्यूमेरिकल, उसके साथ साथ इंफॉर्मेटिव इन द सेंस एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशन, जैसे केएम क्या है, केएम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। उसके साथ साथ स्पेसिफिक एक्टिविटी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 2 सवाल, कभी कभी 4 सवाल, कभी कभी 5-6 सवाल भी क्वेश्चन पूछा गया है, पर्टिकुलरली एंजाइम काइनेटिक्स से और एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइमोलॉजी से पूछा गया है। तो अगर पहला पॉइंट आप देखेंगे एंजाइम के बारे में, अगर हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट में लिख के चलता हूँ। सो प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं फिर से एक बार रिमाइंडर देना चाहता हूँ, आपके दिमाग में तो हिट होना चाहिए कि एंजाइम क्या करता है। सो एंजाइम डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को कोई चेंज नहीं होता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सारे पैरामीटर्स विल बी सेम ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन, ये क्या करता है, ये है डू नॉट, ध्यान दीजिए, डू नॉट चेंजेस द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन, इट चेंजेस ओनली द रेट। इट सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ, इट चेंजेस ओनली द रेट ऑफ रिएक्शन एट विच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। यही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम, रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। अब क्यों इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब उसके बाद सबसे 2-4 पॉइंट्स अगर आपको ध्यान रखना, क्या होगा, ये चार्ट पहला है इम्पॉर्टेंट, कौन कौन से इनऑर्गेनिक आयन्स जो कोफैक्टर के हिसाब से काम करता है। मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, आप काइंडली इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए। जैसे मोफी कंपाउंड, मोलिब्डेनम आयरन, डाइनाइट्रोजनस कंपाउंड जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। आगे पोटासियम पाइरूवेट काइनेज, उसके साथ साथ और क्या,
कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बहुत जाना पहचाना एग्जाम्पल है, फिर भी आपको पूछा जाएगा, पूछा गया भी है। Zn2 दैट इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये सब जगह पाया जाते हैं। उसके छोड़ के मैग्नीशियम ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज, मैग्नीशियम डीएनए पॉलीमरेज में भी रोल प्ले करता है मैग्नीशियम Mn2+। और उसके साथ साथ कोएंजाइम क्या है और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये चीज़ यहाँ पे भी आपको आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। कोफैक्टर एंड इसका कंसेप्ट एक बार आपको यहाँ से भी मैं दिखा देता हूँ, दैट इज़ व्हाइट एंड व्हाइट। दो पॉइंट जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसके साथ साथ मैं आपको एक चार्ट दिखाते जाऊँगा, उस चार्ट को भी आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा चीज़ों को समझने के लिए। जैसे ये है आपका कोफैक्टर्स। सो कोफैक्टर्स क्या करते हैं, जब आप देखेंगे कि कोफैक्टर्स आर इन एसोसिएशन विथ स्मॉल ऑल्दो एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन दे डू सो ओनली इन एसोसिएशन विथ स्मॉल कोफैक्टर्स व्हिच एक्ट एज ए एंजाइम केमिकल टीथ। जैसे अगर ये टर्मिनोलॉजी केमिकल टीथ क्या होते हैं, दैट आर योर कोफैक्टर्स। तो ये भी उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोफैक्टर्स को केमिकल टीथ बोला जाता है, क्या हो सकता है। कोफैक्टर कैन ऑल्सो बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नोन एज कोएंजाइम। सो एक है मेटल आयन मीडिएटेड कोफैक्टर जो काम करता है, अच्छा दूसरा है आपका कोएंजाइम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको कोसब्स्ट्रेट एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अब इसी का एक चार्ट, एक्सटेंडेड चार्ट आप सभी लोग जानते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है कि एक कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज़ वेरी टाइटली यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया एंजाइम काइनेटिक्स। कोफैक्टर को अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर बाय कैटालिसिस एंजाइम, हाँ। सो ये जैसे यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा था कि पहला इंपॉर्टेंट है प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, बाउंड टू द प्रोटीन कोवेलेंटली और वेरी टाइटली बाउंड, कोएंजाइम और मेटल आयन, उसको बोला जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। और अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम टुगेदर विथ इट नोन एज होलो एंजाइम। इसी को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाइड तरीके से एक बार लिख के बताया भी है। जैसे कोफैक्टर और उसके साथ साथ एपोएंजाइम कोफैक्टर, हाँ। सो ये मेटल आयन कैटालिसिस वाला मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, आप भी लिख लीजिए, पॉइंट आउट कर लीजिए, ये हैंडरिटन पार्ट है। तो उसके साथ साथ ये चार्ट एक बार देख लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोफैक्टर कैन बी मेटल आयन प्लस कोएंजाइम, और उसके साथ साथ कोएंजाइम कैन बी प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब टाइटली बाइंड कंडीशन में अगर रहेगा दैट इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो होलो एंजाइम किसको बोलेंगे, तो होलो एंजाइम हम किसको बोलेंगे, होलो एंजाइम हम कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज बाउंड विथ योर प्रोटीन दैट इज नोन एज होलो एंजाइम। सो प्रोटीन पार्ट को बोला जाता है एपोप्रोटीन और एपोएंजाइम। सो एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं कि एपोएंजाइम और एपोप्रोटीन प्लस कोफैक्टर दैट विल बी योर होलो एंजाइम। बस ये हो गया आपका एक कंसेप्ट, ये आपका चार्ट। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है ये डायरेक्ट उठा के पूछ लेगा, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड देयर कोएंजाइम, जैसे बायोटीन, राइबोफ्लेविन, कोएंजाइम में क्या करता है, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। एग्जाम्पल ये बहुत बार चार्ट पूछा गया है, जैसे पूछ लेगा कि CO2 को ट्रांसफ़र कौन करता है, जैसे बायोसाइटिन। कोएंजाइम में एसाइल ग्रुप ट्रांसफ़र में मदद करता है। 1 कार्बन टेट्राहाइड्रोफोलेट, वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्राहाइड्रोफोलेट। इलेक्ट्रॉन, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN, FAD, पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है। हम अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं पाइरिडॉक्सिल फॉस्फेट का रोल। ये एक चार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम कोएंजाइम एंड देयर ट्रांजिशन कैरियर फॉर स्पेसिफिक एटम और फंक्शनल ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। डायरेक्ट उठा के बहुत बार सवाल पूछ चुका है, काइंडली ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनने का प्रोबेबिलिटी फिर से है। जैसे और एक पॉइंट मैं बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पे कि आपका सबसे 2-4 पॉइंट के हिसाब से ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ लाइगेज एंड फंक्शंस ऑफ लाइगेज। अब फंक्शंस ऑफ लाइगेज और लाइगेज में देखिए, ये है एक क्लीवेज होता है, लाइगेज जोड़ता है, ठीक। अब उसके साथ साथ जो लाइगेज हैं, लाइगेज में एक चीज़ होता है, जैसे सिंथेज एंड सिंथेटेज, दोनों में डिफरेंस क्या है।
जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंथेज एंड सिंथेटिज, सिंथेज एंड सिंथेटिज। सो सिंथेज जो है कैटलाइज कंडेंसेशन रिएक्शन विच डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी सोर्स। सो ये क्या करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ए सिंथेज इज ए लाइज एंड डायज डज नॉट। सो ये जो सिंथेज है दिस बिलोंग टू अ क्लास ऑफ लाइज, एंड सिंथेज जो है ये बिलोंग टू द क्लास ऑफ लाइगेज वेयर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्या मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। कंडेंसेशन रिएक्शन करता है आपका सिंथेज जिसमें कोई एटीपी की ज़रूरत नहीं होता है। सो नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड। ठीक, अब इस सिंथेज में एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी, इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, दिस इज द क्लास नेम इज लाइगेज। ठीक है, ये 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। हाउ एंजाइम वर्क आप सभी लोग जानते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। मैं क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा ध्यान देता हूँ। जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं अगर ले लेता हूँ यहाँ से तो एकदम डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, बेसिक क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजाइम बाइंड्स टू द सबस्ट्रेट भैया, अब आप बताइए कैसे होगा। सो ऑब्वियसली एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जो बाइंड करेगा दैट विल बी अ नॉन कोवेलेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम जुड़ जाए फिर निकले ही नहीं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी देयर, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन विल बी देयर, अलोंग विद दैट सेफ कॉम्प्लीमेंटरिटी इज अ, जैसे आपने लॉक-इन की हाइपोथेसिस पढ़ा, लॉक-इन की हाइपोथेसिस, लॉक-इन की हाइपोथेसिस, उसके साथ साथ होता है एक होता है सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंटरिटी, एक होता है सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंटरिटी, सबस्ट्रेट कॉम्प्लीमेंटरिटी। इसमें क्या होता है, एंजाइम जो है अपने हिसाब से अपना जो एक्टिव साइट है उसको ऐसे मॉडिफाई करता है। सपोज़ मैं मान लूँ ये है तो ऐसे फिट हो सकता है। अगर आपका एंजाइम का एक्टिव साइट कुछ दिखने में ऐसा होगा तो ऑब्वियसली ऐसा एक सबस्ट्रेट फिट होगा। तो 1-2-4 पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया, पहला है कि कॉम्प्लीमेंटरिटी, यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंटरिटी एंजाइम एक्ट ऑन स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। इसी के आसपास अगर क्वेश्चन पूछ ले 2-3 साल बाद, जैसे 5 साल बाद अगर क्वेश्चन पूछे, पहला होता है जैसे मैंने बताया कॉम्प्लीमेंटरिटी, एक होता है जियोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंटरिटी। मोरोवर द अमीनो एसिड रेसिड्यूज आर फ्रॉम द बाइंडिंग साइट्स आर अरेंज्ड टू स्पेसिफिकली अट्रैक्ट द सबस्ट्रेट। यहाँ पे भी एक चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप, जैसे मैंने बताया बोला कॉम्प्लीमेंटरिटी, एक हो सकता है जो शेप हुआ जैसे यहाँ पे मैंने बताया। अब और एक हो सकता है जैसे एंजाइम का जो एक्टिव साइट है, जैसे आपने काइमोट्रिप्सिन, सेरीन प्रोटीज कैसे काम करता है उसमें देख सकते हैं कैटालिटिक ट्रायड है, हिस्टिडीन, सेरीन। सो एक और चीज़ हो सकता है दैट इज़ चार्ज कॉम्प्लीमेंटरिटी। अब ये चार्ज कॉम्प्लीमेंटरिटी में क्या होगा, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, ये एक्टिव साइट है। अब ये जो एक्टिव साइट है इसमें तो पॉजिटिवली चार्ज अगर सरफेस मान सकते हैं ये सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट का अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा सो इट विल नॉट फिट इनटू दिस पॉकेट ऑफ एंजाइम, सो देयर विल बी नो फिट। सो ये कैटालिसिस हो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है इस कंडीशन में। सो पॉजिटिव के साथ ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा, सो दैट विल अल्टीमेटली, यहाँ पे सेफ कॉम्प्लीमेंट्री एक चीज़ बताया गया है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंट्रिटी, इसी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंट्री। डीबीटी में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई बताओ, ये भी वही बेसिक वाला प्रोटीन वाला पार्ट से आ जाएगा क्वेश्चन आपका, कि दिस प्रोटीन इज़ अ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन और पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। और आपका डीएनए होता है क्या, डीएनए हैव अ फॉस्फेट ग्रुप। मैं ये क्लासेस में बार बार बताता हूँ कि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज। तो इसके साथ जो प्रोटीन्स बाइंड्स करेंगे, गेट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में क्वेश्चन पूछा गया कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है डीएनए के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे पता करोगे, फुटप्रिंटिंग है और जो ऑप्शन से ऐसे ही होगा वो टेक्निक रिलेटेड। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन, कुछ नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पूछा गया था कि ये जो चार्ज होगा, चार्ज क्या होगा, डीबीटी 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। सो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज होगा जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए के साथ एक इंटरेक्ट कर पाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल सेफ कॉम्प्लीमेंट्री। तो फाइनली 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट। तो जैसे आपने देखा जियोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्रिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लीमेंट्री इज अ 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर
जो आपको उसके साथ होता है। उसके साथ साथ स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, जैसे DL है कैटालिसिस होता है ना, जैसे आप सब जानते हैं कि जो अमीनो एसिड होते हैं दैट इज L, एंड ऑब्वियसली डी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो कंपाउंड्स होते हैं दीज आर D। अब स्टीरियो स्पेसिफिसिटी में सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है, जैसे एंजाइम्स आर प्रोटीन, सो ऑब्वियसली by virtue the inherent chirality protein consists of only L amino acid, so L amino acid ऑब्वियसली एसिमेट्रिक एक्टिव साइट्स होते हैं, इसलिए डी फिट नहीं हो पाते, है ना, कैटालिसिस प्रोसेस बाकियों के लिए नहीं होता। सो ये है एक पॉइंट हो गया जियोमेट्रिक स्पेसिफिसिटी, वैरी इन जियोमेट्रिक स्पेसिफिसिटी। सो ये जो यहाँ पे शेप कॉम्प्लीमेंट्रिटी है इट कैन वैरी। उसके साथ साथ जैसे अपने 2-3 पॉइंट्स अभी बात किए हमने, एक है स्टीरियो स्पेसिफिक, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या नेक्स्ट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या रहेगा। इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन मतलब डाउट नहीं होगा, आप आराम से करके चले जाएंगे। एक होगा एंजाइम के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पूछा नहीं गया है काफ़ी 1-2 साल से, तो इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये पॉइंट्स आ जाएंगे। एक होगा आपका दैट इज़ कॉम्प्लीमेंटरिटी, स्पेसिफिसिटी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टीरियो सिलेक्टिविटी, दिस आर द फ्यू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर, जो आराम से आपको दिख जाएगा, हो जाएगा आपका। तो ये पॉइंट्स बताने के लिए थे, ये मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, हाउ एंजाइम ऑपरेट्स, ये सभी लोग जानते हैं। अब हम डायरेक्ट चले जाएंगे एंजाइम काइनेटिक्स पे। तो एंजाइम काइनेटिक्स में पहला तो ये एंजाइम प्रॉपर्टी, ये काइनेटिक्स का बेसिक उससे ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। अब काइनेटिक्स में आप सभी लोग जानते हैं माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, नया कुछ चीज़ नहीं है, ये नया कुछ चीज़ नहीं है। V=Vmax सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km+S। गेट का क्वेश्चन आप मान सकते हैं और थोड़ा स्टैंडर्ड है, पर DBT का क्वेश्चन हर साल ही मतलब आप प्रेडिक्ट करके जा सकते हैं कि इस साल क्या पूछेगा, और पूछ भी लेता है वो। सो हम बात कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे ये माइकलिस मेंटेन इक्वेशन में आप सभी लोग जानते हैं Km एंड Vmax का कंट्रीब्यूशन है। सो ये चार्ट में एक बार से देख लेता हूँ, ये हैंड रिटन फॉर्मेट से एक बार देख लेता हूँ। Km क्या है, सो Km इज एन कांस्टेंट फॉर एंजाइम, इट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ कंपेयरिंग एंजाइम फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑल्सो, ये सिग्निफिकेंस ऑफ Km है। और Km आप जैसे जानते हैं इज़ अ माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। अब Km के साथ जैसे डायरेक्ट जो और 2-4 रिलेशंस हैं, Km क्या दिखाते हैं, Km इज़ अ मेजर ऑफ हाउ टाइटली अ सबस्ट्रेट इज़ बाउंड टू एन एंजाइम। सो यहाँ से जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, Km क्या है, Km का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ Km दैट इज़ योर माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। ठीक, अब ये जो Km है इसका इम्पोर्टेंस, इट इज़ अ measure of how tightly the substrate is bound to the enzyme। इसका मतलब क्या, Km is inversely proportional to the affinity of the substrate, so it is inversely proportional to the measurement of affinity। high Km affinity decreases, low Km affinity increases। इसी के ऊपर सवाल पूछा गया था, देखिए affinity of the to the substrate by the enzyme, जो भी मानिए। यहाँ पे जैसे देखिए 2024 का ही क्वेश्चन है, ये देखिए द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट कैरेक्टराइज द एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू इट्स सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही। हायर द वैल्यू ऑफ Km स्ट्रॉन्गर इज द बाइंडिंग ऑफ द एंजाइम टू द सबस्ट्रेट, क्या ये सही है। हाउ टाइटली द सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम, ग्रेटर इज द Km द लेस टाइटली इट इज़ बाउंड टू द सबस्ट्रेट, तो ये इन्वर्स नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2। ये 2024 का क्वेश्चन। आप बताइए इसका लेवल क्या है, इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, एडवांस कुछ कंसेप्ट चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। बस Km के बारे में इतना ही सफिशिएंट है। और माइकलिस मेंटेन का एजम्पशन भी देख के चली जाइए। सो द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट
So the concentration of substrate is much greater than the enzyme concentration. Rate of formation of enzyme substrate complex is equal to the breakdown. So it is a steady state assumption. अब उसके साथ साथ जैसे और क्या है, हाँ, एक है आपका कैटालिटिक कांस्टेंट दैट इज़ के कैट, और दूसरा है स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। गेट के टाइम पे भी मैंने बताया था आपको कि ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स बाई टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स बाई टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, के कैट इज इक्वल टू वी मैक्स बाई टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। इसका यूनिट क्या है? यूनिट है सेकेंड इनवर्स। स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट क्या है? दैट इज के कैट बाई के एम। अब एट वेरी लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यहाँ पे एक स्टार मार्क्स डाल दीजिए, एट वेरी और लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन द मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज़ फ्री। जैसे यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है, मैं ये 2-3-4 साल से मैं पढ़ते जा रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ, हर जगह पे ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, और रिलेवेंस आपको दिखेगा कि क्या क्या जगह पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो एक मैंने बता दिया आपको के कैट इक्वल टू वी मैक्स बाई टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन। चुपचाप ये वैल्यूज दे देगा, आपको आराम से सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। 2 नंबर का आपका फोकट का सवाल है, आराम से करके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और क्या है? तो यहाँ पे एक समराइज है टर्नओवर नंबर, स्पेसिफिक एक्टिविटी। हाँ, अब उसके बाद आता है स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट इज़ वी मैक्स बाई टोटल। जो जैसे यहाँ पे पूछा जाता है कि प्यूरिफिकेशन स्टेप में आप बताइए कि ये जो प्यूरीफाई हमने किया है एंजाइम हर एक स्टेप में एंजाइम को प्यूरीफाई हम जो कर रहे हैं, उसका एक्टिविटी कितना, एक्टिविटी इन द सेंस कि वो एंजाइम कितना अच्छे से प्रोडक्ट, यहाँ पे स्पेसिफिक एक्टिविटी का डिफिनेशन भी होगा, जैसे स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट हो गया, और स्पेसिफिक एक्टिविटी टोटल यूनिट्स ऑफ एंजाइम इन ए सॉल्यूशन, स्पेसिफिसिटी दैट इज नंबर ऑफ एंजाइम यूनिट पर mg ऑफ टोटल प्रोटीन। ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर स्पेसिफिक जो यहाँ पे यूनिट्स पर ग्राम है, यूनिट्स पर mg दैट इज़ ये फोल्ड प्यूरिफिकेशन, ये जो स्टेप है आपका, ये 2017-18 में बहुत बार पूछा गया है। तो आई एज्यूम दैट जैसे ये स्पेसिफिक एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। सो द टोटल एंजाइमेटिक एक्टिविटी दैट इज़ गिवन हेयर इज टोटल वॉल्यूम इज़ 5.3। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन 2.34 माइक्रोमोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर मिनट, और द टोटल प्रोटीन कंटेंट इन दिस सॉल्यूशन इज 0.8 mg, वट इज़ द स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी का क्या करना है आपको, स्पेसिफिक एक्टिविटी आपने अभी देखा, दैट इज़ यूनिट्स, ये टोटल वी मैक्स जितने वेलोसिटी में जितने रेट से ये कन्वर्ट हो रहा है, वी मैक्स इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट इज स्पेसिफिक एक्टिविटी। सो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स पर mg, क्या यूनिट, दैट इज़ 2.34 माइक्रोमोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर मिनट, यही तो यूनिट है ना। सो यूनिट में आप जानते हैं कि दैट इज़ माइक्रोमोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर मिनट, ये जो बता दिया गया है इसको आपको यूनिट बता दिया था। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी का हम फॉर्मूला जानेंगे, यूनिट डिवाइडेड बाय मिलीग्राम ऑफ प्रोटीन, और जो एंजाइम प्रोटीन जैसे मिलीग्राम ऑफ एंजाइम। सो माइक्रोमोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट पर मिनट और पर यूनिट टाइम, जैसे दिया गया पर मिनट पर जो दिया गया है। सो 2.34 डिवाइडेड बाई 0.8 mg। सो इसको अगर करेंगे तो इन अराउंड 2.9393 आंसर आ जाएगा, जो आपका पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा है। क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ था? बिल्कुल नहीं था। सिंपली हमने क्या किया, स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालने के लिए ध्यान रखिए, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट अलग होता है, स्पेसिफिक एक्टिविटी अलग होता है। स्पेसिफिक एक्टिविटी इज़ यूनिट पर वी मैक्स बाई mg, वी मैक्स दैट इज़ जैसे मैंने अभी बताया एंजाइमेटिक एक्टिविटी और डिवाइडेड बाई टाइम, वी मैक्स कंसंट्रेशन बाई टाइम। सो ये टोटल बन जाता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी और डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ एंजाइम दैट इज मिलीग्राम ग्राम में जो दिया जाएगा। टर्नओवर नंबर वी मैक्स इक्वल टू Kp और के कैट टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, वी मैक्स इक्वल टू के कैट टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन, और ये स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट है कंपेयर करने के लिए। अच्छा ठीक, यहाँ पे एक सवाल कर लिया हमने 2017 का। अच्छा, और क्या ध्यान रखना पड़ेगा आपको, दैट इज़ माइकलिस मेंटेन रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन पूछ ले, जैसे यहाँ पे पूछा गया है, फिर से बता रहा हूँ, गेट लेवल का जैसे 2-4 स्टेप में आपको, जैसे एक स्टेप में आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे, इस DBT के केस में आप एक स्टेप में आराम से आंसर निकाल पाएंगे। DBT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है माइकलिस मेंटेन से, डायरेक्ट सवाल है, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं V इक्वल टू वी मैक्स, आप अगर कुछ दिखे ना दिखे, आपको कुछ पता हो नहीं हो, अगर आप ये इक्वेशन लिख के
यहाँ पे जो डेटाज दिया गया है, जैसे मैं गेट के टाइम पे भी बताता रहता हूँ, बताया था मैं आपको कि ये आप लिख लीजिए, पहले कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखिए क्या क्या बताया गया है। व्हाट विल बी द रिएक्शन वेलोसिटी एट ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ Km डिवाइडेड बाई 3। अब बताइए इसको करने में क्या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा। यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा Km डिवाइडेड बाई 3, तब क्या होगा, रिएक्शन का वेलोसिटी कितना होगा। सो दो रेशियो मैं मान सकता हूँ, क्या मैं रेशियो मान सकता हूँ। ये भी है जो पहले भी मैक्स, जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नॉन जैसे अनचेंज था, और दूसरा अभी मैं अगर लिखूँ, अभी जो भी होगा दैट विल बी वी मैक्स एस Km बाई 3। मैं इसको कुछ नहीं अगर करूँ तो यहाँ पे जस्ट पुट कर दूंगा, सो दैट इज़ Km बाई 3। और इसी को अगर लिख सकते हैं दैट इज इट विल बी 0.31 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज़ 0.33 Km। तो मैं इसको भी पुट कर सकता हूँ 0.33 Km, जैसे Km प्लस 0.33 Km। तो इसी को अगर मैं मिटा देता हूँ तो मैं इसी को लिख लूँगा 0.33 Km। तो ये Km ऑमिट हो जाएगा, विजिकल टू वी मैक्स बाई ये Km प्लस Km 1.33, और ऊपर आपका 0.33 Km कट गया, Km कट गया, सो वी मैक्स, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसी हिसाब से v इक्वल टू वी मैक्स बाई 4। अब बताइए भाई इसको करने में क्या कितना सेकंड का टाइम लगा, बताइए। वी मैक्स बाई 4 आपको 2 नंबर देके चला जाएगा आराम से, कुछ करना नहीं है। सिंपली आप ध्यान रखिए कि कौन कौन सा चीज़ें बताया गया है, कौन कौन सा चीज़ें आपको ढूंढना है। तो ऐसे ही 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए। एंजाइम टू बी इज रिपोर्टेड टू हैव ए Km ऑफ 10 मिलीमोलर एंड वी मैक्स ऑफ 30 मिलीमोलर। हूबहू सेम चीज़ करना है आपको। मुझे कुछ पता नहीं, मैं लिख दूंगा क्या, माइकलिस मेंटेन का इक्वेशन। मुझे जो पता है मैं एग्ज़ाम हॉल में जाके मैंने लिख दिया, चाहे क्वेश्चन में पूछा या नहीं पूछा गया है। बिल्कुल पूछा गया है, इसी तभी तो लिख रहे हैं, v इक्वल टू वी मैक्स सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Km प्लस एस। अपने दूसरी जो आपका लिखना पड़ेगा दैट इज़ Km बता दिया गया है, Km इज़ 10 मिलीमोलर, वी मैक्स इज़ 30 मिलीमोलर पर सेकेंड। यहाँ पे यूनिट भी सेम है, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज्यूमिंग माइकलिस मेंटेन काइनेटिक द रिएक्शन वेलोसिटी एट ए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ 20 मिलीमोलर। आप बताइए भाई करने में कितना टाइम लगेगा, तो वेलोसिटी निकाल लेंगे। वी मैक्स दे दिया है, वी मैक्स 30, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दे दिया है 20, Km आपको पता है 10, और प्लस उसके साथ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है 20, तो 30 चला गया 20। आपको यहाँ पे एक पेन चलाना भी नहीं पड़ा, कैलकुलेशन तो दूर की बात है। बायोलॉजी वाले बोलेंगे हाँ अरे भाई क्वेश्चन पूछ लिया कैलकुलेटिव वाला, बताइए इसमें कुछ कैलकुलेशन लगा, तो आंसर आ गया 20 मिलीमोलर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर, एज्यूमिंग द माइकलिस मेंटेन रिएक्शन। सो एक एस्पेक्ट मैं क्या बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल अगर पूछा डायरेक्ट माइकलिस मेंटेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आपने देख लिया। दूसरा है ये स्पेसिफिक एक्टिविटी वाला कंसेप्ट, जो अभी हमने आपके साथ बात कर लिया। अब उसके साथ आता है ये दूसरा एक कंसेप्ट जो फोल्ड प्यूरिफिकेशन वाला 2017 में पूछा है, उसके बाद 2018 में भी पूछा है, उसके बाद गैप हुआ है। सो आई एम प्रिडिक्टिंग दिस, इफ़ मैं डीबीटी का थोड़ा बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर झोंक ऐसे भी हैं, अगर तो उनको लगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछना चाहिए इस तरह इससे, तो दे विल डेफिनेटली आस्क फ्रॉम दिस फोल्ड प्यूरिफिकेशन वाला कंसेप्ट, जहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि भाई बताओ यहाँ पे एक स्टेप के बाद फोल्ड प्यूरिफिकेशन में क्या चेंजेस हो रहा है। तो जैसे देख सकते हैं प्यूरिफिकेशन, सेल एक्सट्रैक्ट 20, वॉल्यूम 20, टोटल प्रोटीन, टोटल एक्टिविटी। आपको कुछ करना या नहीं करना है, मैं एक कंसेप्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फोल्ड प्यूरिफिकेशन निकालने के लिए भी दैट विल बी योर स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको निकालना पड़ेगा। सो टोटल प्रोटीन, टोटल एक्टिविटी माइक्रोमोल्स पर मिनट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोटीन। क्या मैंने बताया, फोल्ड प्यूरिफिकेशन, ये डेटा, ये क्वेश्चन आपको शायद लेनिंजर में है, कहीं पे है, एक बार मैं देख लेता हूँ लेनिंजर अगर होगा तो। बट द थिंग इज़ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर इज इन द पाथफाइंडर में भी एक अच्छे से एक करके दिया है फोल्ड प्यूरिफिकेशन का। जैसे तो इनिबिशन आ गया, फोल्ड प्यूरिफिकेशन का कंसेप्ट, ये स्पेसिफिक एक्टिविटी का कंसेप्ट जनरली। जैसे हम लोग 1-2 स्टेप में अगर प्रोटीन प्यूरिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली प्रोटीन का लॉस होता है, उसके साथ साथ प्रोटीन प्यूरिफाई होता है, तो
एक्टिविटी जनरली बढ़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि सेल फ्री एक्सट्रैक्ट है और उसके बाद हमने निकल एंटी क्रोमैटोग्राफी किया है। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि हर स्टेप में अगर आप प्रोटीन प्यूरिफाई करते हैं देयर इज़ ए लॉस ऑफ प्रोटीन। तो कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन क्या होता है आपका जो एक्टिविटी है प्रोटीन का डिक्रीज़ हो जाता है। एक बार मैं देख लेता हूँ अगर इस तरह का क्वेश्चन आपका है क्या। एंजाइम ठीक है नेक्स्ट, इस तरह क्वेश्चन आप जनरली मिल जाएगा। एक दो सवाल आप कर लेंगे तो क्लैरिटी रह जाएगा, उसको मैं आपको दे भी दूंगा, प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, आप कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना पड़ेगा आपको, स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालना पड़ेगा। सो ये पहला स्टेप है। सो इन द स्टेप 1 अब लिख लीजिए, इन द स्टेप 1 व्हाट डू यू हैव टू डिटरमाइन। सो फोल्ड प्यूरिफिकेशन डिटरमाइन करने के लिए द पहला पॉइंट शुड बी स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालना पड़ेगा। राइट डाउन, यू हैव टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक एक्टिविटी of the step, particular step. In the step 1, so in the cell free extract, the specific activity will be टोटल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोटीन। ये वॉल्यूम ये सब मतलब गुमराह करने के लिए दिया गया है, पर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोटीन। क्या मैंने बताया, टोटल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोटीन। 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, 1.5। तो ये रहा स्पेसिफिक एक्टिविटी। दूसरा स्टेप में क्या हुआ, निकल एंटी क्रोमैटोग्राफी किया। तो जनरली मैं जैसे प्रोटीन प्यूरिफिकेशन का एक बेसिक प्रोटोकॉल ऐसा है कि जैसे कोई टैग प्रोटीन है, अगर आप प्रोटीन प्यूरिफाई करना चाहते हैं जनरली हम टैग कर लेते हैं। जैसे निकल एंटी के लिए हम लोग हिस्टिडीन टैग करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आधे लोग तो वीडियो देखते नहीं, 2-3 मिनट के बाद वीडियो रोक देते हैं। इसी में अगर आप कंटिन्यू करेंगे आपको पता चलेगा। तो निकल एंटी क्रोमैटोग्राफी में क्या होगा, हम हिस्टिडीन टैग प्रोटीन को प्यूरिफाई कर लेंगे। सो दिस इज स्टेप 1 ऑफ प्यूरिफिकेशन। सो ये सेल एक्सट्रैक्ट है जिसमें आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो हिस्टिडीन टैग प्रोटीन है उसके साथ बाकी प्रोटीन भी रहेगा, बाकी प्रोटीन्स भी रहेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन में अपना प्रोटीन प्यूरिफाई हो जाएगा, एक स्टेप में हो सकता है, और आपको ये भी हो सकता है कुछ और प्रोटीन रह जाए जो इसके लिए आपको सेकेंड स्टेप भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट अभी एक स्टेप में किया है, यहाँ पे बताया कि फोल्ड प्यूरिफिकेशन बताओ कैसे पता चलेगा। टोटल प्रोटीन एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि चेंजेस हुआ है पर वॉल्यूम। अब जैसे यहाँ पे इन स्टेप 2 द स्पेसिफिक एक्टिविटी विल बी कैसे निकालेंगे, टोटल एक्टिविटी 120 डिवाइडेड बाय टोटल प्रोटीन 10 दैट इज 12। सो इस स्टेप में स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा है। सो फोल्ड प्यूरिफिकेशन कितना होगा, फोल्ड प्यूरिफिकेशन। अब टर्मिनोलॉजी समझिए, मैंने प्रोटीन को प्यूरिफाई किया और उसका पता कैसे चला है कि ये जो प्रोटीन है इट इज़ प्यूरिफाइड। अब एक्टिविटी चेक करेंगे ना उसका, दिस इज़ बायोकेमिकल स्टडीज़, ये हम जनरली करते भी हैं। तो फोल्ड प्यूरिफिकेशन विल बी योर 12/1.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 के आसपास। सो योर आंसर विल बी 8। सेम कंसेप्ट अगर लगाएंगे इस क्वेश्चन में, कहाँ गया, सेम क्वेश्चन अगर लगाएंगे इस क्वेश्चन में, सो यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोटीन कंसंट्रेशन एक्टिविटी इन 100 ml ऑफ सेल फ्री एक्सट्रैक्ट। क्या मैंने बताया आपको, क्या निकालना है, स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालना है। सो द प्रोटीन कंसंट्रेशन इन 100 ml ऑफ अ सेल एक्सट्रैक्ट इज 5 mg/ml एंड 2 units per ml respectively। ठीक, आफ्टर मल्टी स्टेप ऑफ प्रोटीन प्यूरिफिकेशन द फाइनल 10 ml फ्रैक्शन कंटेन्स 4 mg/ml and 15 units per ml of enzyme respectively। सो मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप में यहाँ पे क्या पूछा गया है, जो प्रोटीन का कंसंट्रेशन है दैट इज़ 5 mg/ml। सो 100 ml में कितना प्रोटीन है वो पहले निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे चार्ट दे दिया गया था ना भाई,
माइक्रोमोल्स पर मिनट और टोटल प्रोटीन, आपको टोटल प्रोटीन का एक कंसेप्ट देना पड़ेगा, क्योंकि टोटल प्रोटीन डिवाइडेड बाय टोटल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल प्रोटीन। सो कितना यूनिट एंजाइम है और आपका कितना प्रोटीन है। सो 100 ml में इज ऑफिशियल इज 5 mg पर ml। सो 1 ml में है आपका 5 mg, है ना, अरे ये 5 mg पर ml, तो 100 ml में कितना हुआ 500 मिलीग्राम। सो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो टोटल प्रोटीन है, सो दिस इज अ टोटल प्रोटीन और 2 यूनिट्स हैं, 100 में कितना होगा 200 होगा। सो 200 डिवाइडेड बाई 500। स्पेसिफिक एक्टिविटी का क्या फॉर्मूला है, टोटल एक्टिविटी डिवाइडेड बाई आपका जो एंजाइम का अमाउंट है। स्पेसिफिक एक्टिविटी इज यूनिट पर mg, यूनिट पर mg। यूनिट क्या है यहाँ पे 200, तो ये 2 चला गया, 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 0.4। ये स्टेप 1 का हो गया, ये सेल फ्री एक्सट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली से, ये हो पहला हो गया। दूसरा 10 ml में कितना है, 1 ml में है 4, तो 10 ml में कितना होगा। स्टेप 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये वाला पार्ट से, मल्टी स्टेप ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो 40 और यूनिट है 15 इंटू 10 हो जाएगा 150। सो 150 डिवाइडेड बाई 40, तो आंसर आ गया आपका कितना 3.75। सो 3.75 डिवाइडेड बाई 0.4 दैट इज अराउंड 0.375। यहाँ पे क्या बताया, परसेंटेज रिकवरी। अभी ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट बचा है, तो फोल्ड प्यूरिफिकेशन एंड परसेंटेज रिकवरी भी पूछा गया है। सो द फोल्ड प्यूरिफिकेशन विल बी योर फोल्ड प्यूरिफिकेशन विल बी 0.375 दैट इज 9.4। अच्छा, एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ मैं, DBT 2018 में क्वेश्चन जो पूछा गया है, फोल्ड प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे शायद ऑप्शंस में कुछ दिक्कत है। फोल्ड प्यूरिफिकेशन 150 यूनिट बाई 200 दैट इज़, इसी को फोल्ड मतलब परसेंटेज रिकवरी हम बताएंगे। जो पहले है फोल्ड प्यूरिफिकेशन, यहाँ पे मैच क्यों नहीं कर रहा है, मैं गलत हूँ कहाँ पे। अच्छा, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 150 डिवाइडेड बाई आपका 40, 150 डिवाइडेड बाई 40, तो मैं अगर इसको करूँ 150 डिवाइडेड बाई 40 दैट इज़ 3.75 एंड 3.75 डिवाइडेड बाई 0.4 दैट इज़ 9.375, सॉरी दैट इज़ 9.375। सो इसी का होगा अप्रॉक्स 9.4 के आसपास। तो 9.4 एक तो आंसर मिल गया, पर और एक पार्ट रह गया, दैट इज़ परसेंटेज रिकवरी। सो ये यहाँ से आप कैसे डिटरमाइन करेंगे फोल्ड प्यूरिफिकेशन। सो 2 स्टेप में आप कर सकते हैं, मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। फोल्ड प्यूरिफिकेशन निकालने के लिए आप हर एक स्टेप में स्पेसिफिक एक्टिविटी निकालिए, यहाँ पे लिख कर मैं बता देता हूँ। डिटरमाइन द स्पेसिफिक एक्टिविटी इन ईच स्टेप एंड नेक्स्ट विल बी डिवाइड, मतलब लाइक कंपेयर by dividing by step 2 divided by the subsequent step। अब यहाँ पे है रिकवरी कितना है, रिकवरी कैसे निकालेंगे बताइए। जो आपका पहला जो स्टेप है उसमें एक्टिविटी कितना था 200, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है आपका 150। सो 150 और 200, सो परसेंटेज रिकवरी 150 यूनिट डिवाइडेड बाई योर 200 unit into 100 that will be 75. This will be percentage recovery, मतलब कितना या प्रोटीन आप रिकवर कर पाए, दैट इज 75%, दैट विल बी आंसर। सो 9.4 एंड 75 विल बी द राइट आंसर। सो एक 2017-18 तो मैं एक अलर्ट जारी कर देता हूँ आपको कि इस तरह का सवाल फिर से बनेगा, और आपके लिए इस बार भी 2025 के लिए मैं बताऊंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेसिफिक एक्टिविटी का कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया। देखिए आराम से कितना सारा सवाल हमने कर लिया। अब और क्या ध्यान रखना है आपको, अब क्या ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन और एक मैं करा देता हूँ। दैट इज़ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, 10 ग्राम ऑफ प्लांट मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड इन 100 ml ऑफ सुटेबल बफर। नेक्स्ट
On performing an assay for amylase activity, 100 microliter extract produce 6 micromole of glucose in 30 minutes. बहुत सारा चीज़ें दे गया, क्या करना पड़ेगा देखिए. 1 unit of amylase activity is defined as the amount of enzyme required to produce 1 micromole of glucose per minute. तो पहले ही मैं बताया था कि हर number of enzyme unit per mg of total protein is a specific activity. Activity is total unit of enzyme in a solution. एंड आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे है दैट इज एक्टिविटी कैसे निकालेंगे. दैट इज अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज पर मिनट. तो पर मिनट के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा. सो 100 ml में आपका 100 माइक्रोलीटर एक्सट्रैक्ट प्रोड्यूस 6 माइक्रोमोल प्रोड्यूस 6 माइक्रोमोल ग्लूकोज इन 30 मिनट ऑफ इंक्यूबेशन. सो 1 ml पहला इंपॉर्टेंट है. ये जो 100 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 0.1 ml. 100 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 0.1 ml. ये दिखाता है 6 माइक्रोमोल ऑफ प्रोड्यूस 6 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज इन 30 मिनट. ये मुझे एज इट इज़ मैंने लिख दिया. 0.1 ml 6 माइक्रोमोल ग्लूकोज इन 30 मिनट. यहाँ पे हिसाब कैसे लगाना पड़ेगा. दैट इज़ 1 यूनिट के हिसाब से लगाना पड़ा. 1 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज पर यूनिट. अब हम क्या करेंगे, जैसे अब जानते हैं कि 100 माइक्रोलीटर इज 0.1 ml. अब हम क्या करेंगे, जो ये 100 ml है, ये जो 100 ml है, तो सो आप लिख सकते हैं 100 ml ऑफ दैट इज सोडियम एक्टिविटी 6 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज इन 30 मिनट. So 1 ml will have 60 micromole glucose in 30 minutes. अब समझे बात को. यहाँ पे 0.1 6 माइक्रोमोल ग्लूकोज इन 10 मिनट. 1 ml क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ. अब ये जो 1 ml वाला हिसाब है, क्योंकि यूनिट पर ग्राम 10 ग्राम 100 ml, इस हिसाब से 10 ग्राम 100 ml. सो हमने क्या किया, पर ग्राम का हिसाब लगाया. ठीक. अब पर ग्राम का अगर हिसाब लगाएंगे कैसे निकालेंगे हम. सो 1 ml हिसाब लगाएंगे, फिर उसके हिसाब से 10 ग्राम इज़ 100 ml, उसके हिसाब से मैं लगाऊंगा. सो 1 ग्राम के हिसाब से पर यूनिट ग्राम निकल जाएगा. सिंपली हम क्या करेंगे, सो 2 माइक्रोमोल और 2 माइक्रोमोल ग्लूकोज इन 1 मिनट. सो इसको मैंने डिवाइड कर दिया. 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इन पर मिनट हिसाब से दैट इज 2 यूनिट. ठीक. इफ वी यूज 100 ml that is 10 gram, the activity will be 200 unit. So for 1 gram the unit will be 20. नहीं समझे. 2 यूनिट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सो 200 यूनिट 100 ml मतलब पर ml कैलकुलेट किया मैंने. सो 100 ml के लिए जो ऑब्वियसली पर ग्राम आप कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 20 यूनिट. राइट आंसर विल बी 20 यूनिट. सिंपली इधर उधर कैलकुलेशन करना था. 6 माइक्रोमोल, तो ये 100 माइक्रोलीटर 6 माइक्रोमोल देता है, तो 1 ml में आपको दिखाएगा 60 माइक्रोमोल पर मिनट. उसी को मैंने पर मिनट के हिसाब से मैंने अगर कर दिया तो 2 माइक्रोमोल ग्लूकोज इन 1 मिनट. सो दैट विल बी योर 2 यूनिट्स. दैट इज़ यहाँ पे जैसे लिखा है कि 1 यूनिट ऑफ एंजाइम डिफाइड एज द अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 माइक्रोमोल ग्लूकोज पर मिनट. सो पर मिनट के हिसाब से 60 डिवाइडेड बाई 30 मैंने कर दिया, तो 2 हो गया. सो 1 मिनट में ये 2 यूनिट है. सो 2 यूनिट, पहले यूनिट पर mg 2, ये कितने में आ रहा है, वो ये 1 मिनट में आ रहा है ना. तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, 100 ml में 100 ml में कितना होगा, तो 2 माइक्रोमोल ऑफ ग्लूकोज इन 1 मिनट इज़ 2 यूनिट. पर ग्राम के हिसाब से 1 ग्राम में 2 मिनट, तो 10 ग्राम में 20 यूनिट. यार भाई 1 ग्राम में 2 यूनिट तो ऑब्वियसली दुगना हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक हो गया.
और लास्ट इज़ योर इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव। सिंपली एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको, उसी के हिसाब से पढ़ के चले जाइए, काम आपका बन जाएगा। कॉम्पिटिटिव में आपका Vmax अनचेंज रहता है, देयर इज़ ए इंक्रीज ऑफ Km, सो Km चेंज हो जाता है। नॉन कॉम्पिटिटिव में बोथ Vmax विल बी डिक्रीज, इन केस ऑफ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन Km एंड Vmax विल बी डिक्रीज। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे देखिए ये पहला जो क्वेश्चन था, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑब्वियसली कॉम्पीट फॉर द सेम साइट, दैट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का फायदा कंसेप्ट। और न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है वैसे पूछा जा सकता है। अच्छा, और एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ, ये पता नहीं इसका ऑब्सेशन क्यों है। सो एंजाइमेटिक ये क्वेश्चन है, एंजाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ एस्पार्टेम इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ विच एंजाइम, दैट इज़ ऑफ थर्मोलाइसिन। अगर आप थोड़ा बहुत एस्पार्टेम के बारे में सुना, इट इज़ एन आर्टिफिशियल स्वीटनर। डीबीटी बेट 2023-2025 में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्मोलाइसिन का मैकेनिज्म, एस्पार्टेम अमीनो एसिड डिराइव होता है, तो कौन सा अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड डिराइव होता है, एस्पार्टेम वहीं से नाम आता है, तो थर्मोलाइसिन मीडिएटेड होता है, दैट इज़ लो कैलोरी स्वीटनर कैसे बनता है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था और मैक्सिमम पार्ट्स आपने कवर कर लिया। सो एंजाइम काइनेटिक्स के लिए बस इतना ही था। ये आपका होमवर्क वाला एक सवाल है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपली अब अगर सेम V इक्वल टू Vmax, आपका अगर एंजाइम इनहिबिशन उतना अच्छे से समझ में नहीं आया है, आपने पढ़ा नहीं, यू कैन स्टिल डू दैट। इनहिबिटर डालिए आप, तो क्या चेंजेस हो जाएगा, Km प्लस सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। यहाँ पे बता दिया वेलोसिटी रिएक्शन रेट डिक्लाइन बाई 50%, तो बताए सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन में क्या होगा। तो CS एंड Km के बारे में रिएक्शन रिलेशन पूछा गया है। ये अपेरेंटली बहुत आसान सवाल है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए अच्छे से। मैंने जो जो पॉइंट्स बताए हैं आराम से उस पॉइंट्स को ध्यान रखिए। एंजाइम इनहिबिशन में क्या करना पड़ेगा, जो रिलेटिव कंपैरिजन है, रिलेटिव कंपैरिजन बिटवीन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव, और उसके साथ साथ वो फैक्टर के बारे में ध्यान रखिए। जो कॉमन सवाल हैं वो सब पूछा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। और उसके साथ साथ 2-3 एंजाइम का मैकेनिज्म अगर आप पढ़ लेंगे तो और बेहतर रहेगा, दैट इज़ सेरीन प्रोटीएज कैसे काम करता है, जैसे कैटालिटिक ट्राइड कहाँ पे है, यहाँ प्रीस्टेडिस्टिक, यहाँ पे काइमोट्रिप्सिन का मैकेनिज्म है। जैसे काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, इन्वॉल्व एसाइलेशन एंड डीएसाइलेशन ऑफ सेरीन रेसिड्यू। कैटालिटिक ट्राइड पाया जाता है जिसमें सेरीन, हिस्टीडीन एंड एस्पार्टिक एसिड रहता है। तो ये एक पार्ट हो गया, आप जो देखना चाहते हैं मैं रिकमेंड करूँगा आप देख के जाइए। एसाइल एंजाइम इंटरमीडिएट कहाँ पे बनता है, ये भी बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द एंजाइम काइनेटिक्स पार्ट। सेरीन प्रोटीएज कैसे काम करता है, HIV प्रोटीएज कैसे काम करता है, लाइसोजाइम कैसे काम करता है, एक बार बेसिक एक एक करके 2 चाइल्ड लाइन में आप चाहे तो देख के जा सकते हैं। मैं और ज़्यादा कुछ रिकमेंड नहीं करूँगा। किसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काइमोट्रिप्सिन का यहाँ पे आपको पढ़ के जाना है। काइमोट्रिप्सिन हो गया। लाइसोजाइम एक बार देख के चलिए, पाथफाइंडर में बहुत अच्छे से दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। कैटालिटिक ट्राइड, काइमोट्रिप्सिन, यहाँ पे ही आपका कैटालिटिक ट्राइड। सेरीन प्रोटीएज है ना, सेरीन प्रोटीएज है। और एक होता है प्रोटीएज इनहिबिटर, दैट इज़ PMSF, ये भी सेरीन प्रोटीएज इनहिबिटर होता है। सो PMSF हम जनरली प्रोटीन जब प्यूरीफाई करते हैं, तो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के टाइम पे हम क्या करते हैं, PMSF डालते हैं, ताकि क्या हो, ये जो जितने भी प्रोटीएज हैं वो इनएक्टिव हो जाए। सो दिस इज़ अ इनहिबिटर ऑफ प्रोटीएज। सो प्रोटीन प्यूरिफिकेशन टाइम पे PMSF क्या करते हैं, जितने भी सेरीन प्रोटीएज है उसको इनहिबिट कर देता है। जैसे काइमोट्रिप्सिन इनहिबिट हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रोटीन विल बी स्टेबिलाइज्ड, हो गया। बाकी और काइमोट्रिप्सिन, लाइसोजाइम और सेरीन प्रोटीएज आपने अभी PMSF के बारे में देख लिया, और एस्पार्टेट प्रोटीएज और RNase के बारे में जो दिया गया है, RNase एंड एस्पार्टेट। दैट्स ऑल फॉर योर एंजाइमेटिक मैकेनिज्म। इनहिबिटर जरूर से जरूर देख के ले जाइए, कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। PMSF बहुत बार आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैंने बता दिया।
एंजाइम काइनेटिक्स यहीं पे ख़त्म होता है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।